प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। तो बच्चों, कल हमने जो 1.2 एक्सरसाइज को समाप्त किया था और आशा करता हूँ आपने सवाल किए भी होंगे उसमें। ठीक, आज जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी और इसमें हम कुछ सवाल करेंगे। अगर कल वाली एक्सरसाइज में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज 1.2 का स्टार्ट होगी और इसको आज ही समाप्त करेंगे। इसमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं। आज इसमें हम परमेय संख्या, हमने कल बात की थी, आज अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा हमको। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, मैंने अपरमेय संख्या की एक डेफिनेशन लिखी है। देखो, पहले कल परमेय संख्या बताई थी हमने पिछली क्लास में। तो परमेय संख्या में क्या बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या कैसी कहलाती थी? परमेय संख्या कहलाती थी। लेकिन यहाँ क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है ये? अपरमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। और यहाँ पर क्या होगा? P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे। P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और इसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कौन कौन सी अपरमेय संख्या है वो देखो। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखो √3, √5। ठीक है, और कोई भी लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ √9 अपरमेय परमेय, तो ये परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए ये अपरमेय नहीं होगी, ये परमेय संख्या होगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल रहा है तो वो कैसी होगी? परमेय होगी, अपरमेय नहीं होगी। इसमें एक पाई लिख सकते हो आप। ठीक, पाई लिख सकते हो। और देखो, इसमें अपरमेय और कौन सी आएंगी? अगर ऊपर 5, 2 कुछ भी हो संख्या ऊपर, ठीक है, मान लो P है और नीचे अगर 0 है, तो ये एक अपरमेय संख्या होगी। ये कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। कहा है Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये कैसी होगी? अपरमेय। तो अपरमेय संख्या समझ में आई? तो ये है अपरमेय संख्याएं। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो एक्सरसाइज के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन लिखते हैं इस पे पहले। साथियों देखो, पहला ही क्वेश्चन है, उसमें आपको सत्य सत्य बताना है। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है और उसमें कारण भी देना है कि ऐसा क्यों है, और ये आपको भी आना चाहिए। ठीक है, हमें रटनी नहीं है कि ये सत्य है ये सत्य है, हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो वो क्यों असत्य है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो देखो, इससे पहले एक चीज़ बता दूं। देखो एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इन दोनों में हम क्या करते हैं? वास्तविक संख्या में परिमेय, परमेय और अपरमेय, ये दोनों प्रकार की संख्याओं को हम पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को पढ़ते हैं, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनी होती हैं, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो अब ये वाली बात कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या, जो अपरमेय संख्या है वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी अपरमेय हो या जितनी भी परमेय हो, सब कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। इसका मतलब ये तो कथन सत्य है। अब सत्य क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं, बस इतना लिखना है। वास्तविक संख्याओं में परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ये कारण है इसका। समझ आया? क्योंकि भाई वास्तविक में दोनों प्रकार की हैं, तभी तो प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये कारण एकदम सही है इसके हिसाब से। ठीक है,
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये बताना है। जहां m एक प्राकृत संख्या है, देखिए संख्या रेखा का ऊपर को रफ कर देता हूं, ऊपर समझाता हूं इस क्वेश्चन को। देखो पहले सबसे पहले एक संख्या रेखा मैंने बनाई, यहाँ जानते हो आप 0 होता है, इधर +1 +2 +3 और इधर बहुत सारे नंबर होते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे तो नंबर होते हैं, आपने देखा होगा। वो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अब मुझे एक बात बता, ये संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु दे रखे हैं, क्या ये सब वर्गमूल निकल सकता है सबका? क्या 1 का वर्गमूल 1 होता है? क्या √2 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। √3 का निकल सकता है? नहीं निकल सकता। √4 का निकल सकता है 2। क्या सभी बिंदु का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है ना संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी कि वर्गमूल निकल सकता है सबका? नहीं निकल सकता। ये बात असत्य है, ये गलत है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन सब जरूरी नहीं है कि सभी √m मतलब हो ही हो, यानी कि सबका वर्गमूल आप निकाल ही लो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, वर्गमूल संख्या भी होंगी और वर्गमूल नहीं होंगी वो भी होंगी, ठीक है। तीसरा देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी अभी मैंने बताया कि जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो परिमेय, अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या, जैसे 5 कह दी, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ये 5 है, तो ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो ये वास्तविक संख्या है। ये भाई ये परिमेय भी है और ये वास्तविक भी है। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये एक वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो √2 √3 √5 √6 या पाई कुछ ऐसी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी गलत है। समझ आया? ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। तो ये सत्य असत्य थे, ठीक है, इनको कर लेना। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके आगे। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल निकाला जाए तो क्या सभी अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है तो कुछ ऐसी संख्याओं के आपको वर्गमूल का उदाहरण देना है जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मैंने कहा ये देखो धनात्मक पूर्णांक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी बहुत सारे, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो माइनस के होंगे। तो ये धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रही है। तो अब ये कह रहा है कि इसके जो वर्गमूल हैं सबके अगर मैं वर्गमूल निकालूं इस तरीके से, तो क्या ये अपरिमेय संख्या होंगे? तो देखो 1 का वर्गमूल 1, इसका तो यही रहेगा। √3 का भी यही रहेगा। √4 का 2 हो जाएगा। √5 का भी यही रहेगा। √6 का यही रहेगा। √7 का यही रहेगा। इसका 2√2 हो जाएगा। इसका 3 हो जाएगा 9 का। तो अब आपने देखा कि क्या सभी अपरिमेय हैं? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या सबके? नहीं। देखो 1 का 1 आ गया, 4 का 2 आ गया, 9 का 3 आ गया। तो ये तो भाई परिमेय है, ये तो परिमेय है ना। और बाकी के ये अपरिमेय है। तो ये बात क्या है? ये तो गलत है भाई। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में नहीं, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय नहीं होते, ठीक है। और यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल परिमेय संख्याएं या जिनके वर्गमूल परिमेय संख्या है। देखिए जैसे कि 1 ले लिया मैंने, 4, ठीक है, 9 ले लो, 3 तिया 9, 4 चौक 16 ले लो, ठीक, 25 ले लो। आप इनके वर्गमूल निकालना तो आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है, परिमेय संख्या मिलेगी। और सभी धनात्मक है, कैसी हैं, धनात्मक हैं। 36 ले लिया, तो ये सभी क्या है, डैट डैट डैश, बहुत सारी हैं ऐसी, ठीक है। तो ये है वो ऐसी संख्या जिनके अगर वर्गमूल निकालना तो क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या मिलेगा। और इनको छोड़ करके बाकी सब कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया होगा। जो भी साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। आप बच्चों को बढ़ाएं, थोड़ा सा आप लोग ही बढ़ा सकते हो, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। बच्चों देखो ये एक क्वेश्चन है, इस पर क्या होगा, कोई एक अपरिमेय संख्या हमें दे रखी होगी, कोई भी संख्या दे रखी होगी, ठीक है, √5 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, उसको हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, ठीक है। किस प्रकार करेंगे उसको सीखते हैं आज, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी होती है, ठीक है, जो भी संख्या दे रखी होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और 5 को हमें इस तरीके से बांटना है, दो संख्याओं के वर्गों के रूप में, दो संख्याओं के वर्गों के रूप में। तो 5 किस किस संख्या के वर्गों का स्क्वायर हो सकता है, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, अभी 5 से कम है ना, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, देखो 9 तो 5 से ज़्यादा निकल गया, तो मैं क्या करूँगा, एक तो 2 का स्क्वायर पकड़ूंगा क्योंकि 5 से कम है ना अभी, संख्या को बढ़ा रहा हूँ तो फिर 5 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए एक तो 2 लूँगा, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ, एक तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। अभी कितना रह गया, अभी कितना रह गया, एक रह गया ना, एक रह गया, ठीक है, एक रह गया। तो आप इसको क्या करोगे, +1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका है इसका, हमें क्या करना है कि जो भी संख्या रेखा होगी हम इसको 1 मानेंगे और इसको भी हम 1 मान के चलेंगे। 5 को दिखा रहा हूँ, तो जब आप ये कर्ण लगाओगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है हमारा, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार। तो इसको फॉर्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इस फॉर्मूले को वहीं लिख लेना। अगर मैं कर्ण निकालूं ये वाला, तो इन दोनों का वर्ग करो तो ये चीज़ निकलती है, तो इसको करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि √2, तो ये √2 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, √2 आ गया। अब फिर दोबारा वही √2 को, अब ये जो लंब किया था ना 1 का, इसके साथ फिर करेंगे, इस पे लंब डालेंगे ऐसे, और ये 1। अब मैं ये फिर निकालूंगा ये वाली, तो ये कैसे निकालूंगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √2 का तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया √3, तो ये कितना आ गया √3। अब मैं इस वाली भुजा पे ये फिर लंब डालूंगा इस तरीके से, और अब मैं ये निकालूंगा, तो √3 और ये 1, इसको आपको 1 ही लेना है, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1, तो ये कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2, इसका मतलब ये कितना आया 2। इस पे फिर लंब डालेंगे और ये 1 है, 1 है, इसको फिर लेंगे और ये वाली चीज़ निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो ये 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √5। तो कितना आ गया √5, और यही तो मुझे दिखाना था, √5 को दिखाना था। अब ये किस तरीके से करोगे, तो यहाँ से प्रकाल में डिस्टेंस लेना और ये इस तरीके से एक वृत्त खींचना है ऐसे, तो ये संख्या रेखा पे 2 से पहले ही मिल जाएगा, 2 के बाद जाएगा। प्रकाल लेना और प्रकाल से ये इस तरीके से मिला देना, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाएगी √5 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा √5 कितना होता है, ठीक है। इसको रफ करता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने एक संख्या रेखा ली है, ठीक है। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। आगे भी ले सकते हो लेकिन ज़रूरत है नहीं है, 3 ले सकते हो, 4, लेकिन आगे इतनी ज़रूरत है नहीं है। मैं इसी पे दिखाऊंगा, देखो किस तरीके से दिखाना है। सबसे पहले आप ये वाला ए और इसको बी एक ट्रायंगल बनाओ जिस पे एक मात्रक डिस्टेंस ले लो, ठीक है। आप डिस्टेंस ले लो एक मात्रक, तो हम यहाँ ले लेंगे, माना ओ ए बराबर 1 और ए बी बराबर भी 1, इन दोनों को बराबर लेना, ए बी बराबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि जो ओ बी का स्क्वायर होगा, ओ बी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर, तो ये ओ बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये रूट क्यों आया, इधर से स्क्वायर हटा दिया इसलिए रूट आया, तो ओ बी बराबर कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना आ गया, ये √2 आ गया। इसको आप चाहो तो डार्क कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ये 90 था, ये कितना था 90 डिग्री। इसी तरीके से जैसे इस पे 90 डाला, अब तुम्हें इस लाइन पे 90 डालना है ऐसे, ये आपको बनी रखनी है। अब ये चीज़ निकालनी है, ए बी, इसको कुछ मान लेना, सी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ ही मान लो, सी मान लिया। अब की बार क्या करेंगे, त्रिभुज जाएंगे ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में। अब क्या निकालोगे, ओ सी, तो ओ सी जो निकालोगे वो क्या आएगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आएगा √2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा और प्लस 1, तो ये निकल के आएगा √3। तो ये ओ सी कितनी निकल के आई, √3, तो ये कितनी आ गई, √3। अब ये √3, अब इस पे 90 डालो, ये 90 है, अब इस पे 90 डालो, ठीक है, और ये निकालो और ये बनी रहेगा। इसको आगे बढ़ा देना, बिंदु डी कह देना। अब जाना त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, तो जैसे ही आप निकालोगे ओ डी, ये निकल के आएगी अंडर रूट में √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 3 + 1, यानी कि ओ डी बराबर अंडर रूट में 4 और बराबर 2। ये ओ डी कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी √5 नहीं आई, जब तक √5 ना आए तब तक आप इसे चलाते रहो। ये 1, अब इसको थोड़ा और बढ़ाना है, इस पर फिर लंबा डालेंगे इस तरीके से, और ये आप ये चीज़ निकालेंगे और ये 1 ही रखेंगे। अब जाना त्रिभुज ओ डी और इसको ए बी सी डी ई, इसको नाम दे देना ई, तो त्रिभुज ओ डी ई में क्या लगाएंगे, ओ ई बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो साथियों 2 दूनी 4 + 1, ये आ जाएगा √5, ये मुझे लाना था उसमें, तो ये आ गया √5। जैसे √5 आ जाता वहीं रोक देना। तो अब जैसे इस बिंदु पे ही तो आया, तो आप क्या करोगे, प्रकाल लेना, प्रकाल में यहाँ से ये डिस्टेंस लेना और आप इसको इस तरीके से
डैश डैश करके बढ़ाना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, 2 से आगे निकलती आएगी, ठीक है, अपने आप आ जाएगी, बस ऐसे करके घुमा देना आप, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा छोटा सा बन गया है, इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे आएगी √5, ये √5 की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये √5 की वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये था किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे कोई सा भी हो तो आपको करना बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बच्चों जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे जाना, कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर कह रहा हूँ जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।